तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी चर्चा पर। कैप्टन अभिमन्यु हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं, सलमान सोज साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं और देवेंद्र शर्मा हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़ गए हैं। सबसे पहले कैप्टन अभिमन्यु, आपके पास आते हुए, ये जो अच्छे दिन आने वाले हैं, जो सपना दिखाया गया है, ये सपना कैसे पूरा होगा? अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी पहले से स्पष्ट किया था कि हमारी अर्थनीति क्या होगी। हमारा मानना था कि पिछले यूपीए सरकार के कार्यकाल में जो आर्थिक कुप्रबंधन हो रहा था, एक प्रकार से जो कुशासन की स्थिति थी, जिससे महंगाई बढ़ रही थी और जो भ्रष्टाचार के कारण अर्थव्यवस्था में विश्वास कम हो रहा था, यहाँ के स्थानीय उद्योगपतियों का वो निवेश कम कर रहे थे, उसके कारण से हमारा कुल पूरा का पूरा अर्थतंत्र इस कदर प्रभावित हुआ कि रुपए की कीमत गिरती चली गई और डॉलर की कीमत बढ़ती चली गई, जिसके कारण हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है उसकी खराब हालत हुई और लगातार हमारे जितने भी इंपोर्ट की कॉस्ट है उसकी बढ़ती चली गई। अब ये सारे विषय हमारे ध्यान में है। आज आपने देखा होगा, जैसे ही आप लोगों के एग्जिट पोल, मीडिया के एग्जिट पोल्स बाहर आए हैं और जैसे ही स्टॉक मार्केट को ये महसूस हुआ है कि एक मजबूत नेतृत्व आने वाला है और आर्थिक प्रबंधन की, अच्छे प्रबंधन की अपेक्षाओं के साथ में उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट मार्केट को समझते हैं वो जानते हैं कि भविष्य की जो संभावनाएं होती हैं उनको पहले ही डिस्काउंट करके मार्केट जो है बिहेव करती है। और उसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट मार्केट में जो हमारा फॉरेन करेंसी का भी जो पूरा रुपए और डॉलर की जो कीमत है, उसमें रुपए की कीमत में उछाल हो या शेयर मार्केट में उछाल हो, ये दोनों स्पष्ट संकेत करते हैं कैप्टन अभिमन्यु, बाजार को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा है, उसको विश्वास आ रहा है कि वो दृढ़ निश्चय के साथ काम करेंगे। कैप्टन अभिमन्यु, जो हो रहा है वो सब आपने बता दिया। मेरा सवाल ये था कि ये अच्छे दिन आप लाएंगे कैसे, आप क्या करेंगे? मैं लौटूंगी इस सवाल के साथ क्योंकि मैं सबके पास एक बार जाना चाहती हूं। सलमान सोज साहब, उनका कहना है कि जो बुरे दिन आपने दिखाए हैं उसको पलट देंगे, धो देंगे, अच्छे दिन ला देंगे। पहले तो बीजेपी वाले इलेक्शन जीत जाए फिर देखेंगे। अभी इलेक्शन का फैसला हिंदुस्तान के लोगों ने नहीं किया है, कल उसका फैसला होगा। मुझे लगता है हिंदुस्तान, ये तो जो अच्छे दिन आने वाले की बात करें, पहले अगर आप देखें कि पिछले 2-3 साल में जो डिफिकल्टीज हिंदुस्तान की इकोनॉमी में आई, अगर आप देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, आप फिस्कल डेफिसिट को देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट को देखिए, आप रुपी स्टेबलाइजेशन को देखिए, हर तरह से हमारी इकोनॉमी अब स्टेबलाइजेशन की तरफ पहुंची और अब रिकवरी की तरफ है। और किसी भी IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे देखती है, वो सब कहते हैं कि अब रिकवरी की तरफ चल रहे हैं। सोज साहब, लेकिन सोज साहब, जो आपकी बात सुनकर ये एहसास होता है कि जनता में जो गुस्सा, वो आक्रोश है, वो शायद जायज है। महंगाई की तलवार सिरों पर लटक रही है, किस तरह से अर्थव्यवस्था हमारी डूबती चली जा रही है। जिस करंट अकाउंट डेफिसिट को आप कह रहे हैं कम है, वो फासला साफ दिखाई दे रहा है डेफिसिट का, और आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ स्टेबल है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक ने स्वीकार कर लिया। आपको किसने बोला? देखिए, आपको किसने बोला? आपको पता है करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है इस वक्त हिंदुस्तान में? आप ये बता दीजिए कि महंगाई 2% ऑफ जीडीपी। नहीं, सुनिए बात, प्रोजेक्टेड। एक सेकंड, ऐसे एंकर को नहीं बोलना चाहिए जब आप बिल्कुल लोगों को गलत बात बता दें। 2% ऑफ जीडीपी इस वक्त, 2% ऑफ जीडीपी, प्लीज। ये सीधे देवेंद्र जी के पास चले, देवेंद्र जी के पास चले, क्योंकि वो अर्थशास्त्री है। लोगों को गलत बात बताइए, उसके बाद देवेंद्र जी के पास चलिए। प्रोजेक्टेड और जो असल करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें बहुत फासला है। मैं चाहती हूँ देवेंद्र शर्मा जी इस पर जानकारी दें। देवेंद्र शर्मा जी, वो कह रहे हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। देवेंद्र शर्मा जी, देखिए, जब मैं स्टूडेंट था अंजना जी, तो एक मुझे फिल्म याद अभी तक जो देखी थी कि फिर सुबह कब होगी, बिल्कुल, और फिर सुबह होगी, ऐसे कोई फिल्म थी, उसका गाना था कि वो सुबह कभी तो आएगी। और मैं ये सोचता था इतने सालों से वो सुबह क्यों नहीं आई है। अब जो सरकार आई है, अगर वो वाकई ही जैसा उन्होंने कहा कि ये अच्छे दिन आएंगे, अगर वो डिटर्मिनेशन और एक आशा के साथ और एक नियत के साथ आते हैं, तो मुझे कोई शक नहीं है इस देश में वो सुबह आ सकती है दोबारा फिर। और वो सुबह आने के लिए करने की क्या जरूरतें हैं, ये जो फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट का जो है, उसी डिबेट में ना रहे हम। आज देश को जरूरत है 3-4 चीजों की। आज कह रहे हैं सेंसेक्स बहुत बढ़ रहा है, ये भी एक इंडिकेशन है, लेकिन एक और बात देखें कि पिछले 3 महीने में
आत्महत्याएं किसानों की बढ़ी हैं। आज पिछले हफ्ते के रिकॉर्ड देखें तो विदर्भा में 5 किसान रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं, तेलंगाना में 5 किसान रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं, बुंदेलखंड में 2 और 3 किसान रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं, पंजाब में पिछले 40 दिन में 10 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। ये भी एक हमारे सामने पिक्चर है जो पिछली सरकार की पॉलिसीज का एक रिजल्ट है। मुझे लगता है कि अगर सरकार आकर पहला काम कृषि को एक ऐसी दिशा दे जिसमें कि ये आत्महत्याओं का तो एक इंडिकेटर है, उसको खुशहाली लाने की तरफ, और हो सकता है आराम से। एक वो काम हमें करने की जरूरत है प्रायोरिटी पे, और दूसरा हमें कि जॉब्स क्रिएशन की बात होनी चाहिए। पिछली सरकार ने 10 साल में मात्र 1.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट किए हैं, और इतनी ग्रोथ के क्लेम करते थे। ग्रोथ का जॉब्स के साथ कोई लिंक नहीं है, यह भी हमें जानना जरूरी है। तो अगर हम जॉब्स की तरफ जोर देती है ये सरकार, और साथ में भ्रष्टाचार और इसको करप्शन को मिटाने की बात करती है, मुझे लगता है कि अच्छे दिन शुरुआत हो जाएगी। कोई बात नहीं है, करने की सिर्फ इच्छा होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए, रास्ता है। लेकिन वही पॉलिसीज जो मनमोहन सिंह जी लेके चल रहे थे, अगर वही पॉलिसीज को कंटिन्यू करती है सरकार, तो मुझे लगता है कि वो चेंज जिसकी हम आशा कर रहे हैं वो शायद ना हो। उस व्यापक स्तर को लाने के लिए हमें मॉडल को बदलना पड़ेगा, एक नया रूप देखना पड़ेगा, देश के अंदर झांकना पड़ेगा कि हमारी शक्ति कहां पर है, हमारी क्षमता कहां पर है, और हम कर सकते हैं। मेरा यह मानना है, अगर मोदी जी वाकई ही डिटर्मिनेशन चाहें, उससे चाहें कि देश को बदलना है, तो यह देश बदल सकता है, अच्छे दिन आ सकते हैं, और वो सुबह कभी तो आएगी, वो आ सकती है। सलमान सोज साहब, अब मैंने ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस की तरफ से ये आंकड़े भी निकाल लिए अपने सामने, क्योंकि मुझे भी 4.5 का आंकड़ा याद था, इसीलिए 2011-2012 के फाइनेंशियल ईयर में, सर एक सेकंड जी, बिल्कुल 2011-2012 में ये 5.4 था, फिर 2012 और 2013 के फाइनेंशियल ईयर में ये 4.2 पर पहुंचा। प्रोजेक्टेड जिसकी बात आप कर रहे हैं 2 पॉइंट समथिंग, वो प्रोजेक्टेड था, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया है। इस पर साम करें। और इन सबसे दूर जो देवेंद्र जी कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। कैसे आप जो देखिए अंजना जी, जो आप डेटा देख रही हो आउटडेटेड डेटा है, लेटेस्ट डेटा ये। अरे भाई साहब 2012-2013 का करंट अकाउंट डेफिसिट क्या था बताइए, एक सेकंड। हम 2013 का बताइए क्या था। अरे आप अजीब बात करती हैं, आप कैसे दैट इज आउटडेटेड डेटा। आज जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट, आप कह रहे हैं कि किसी अर्थव्यवस्था की मुश्किल से नहीं गुजर रहे। अरे ठीक है सलमान सोज साहब, हम किसी अर्थव्यवस्था की मुश्किल से नहीं गुजर रहे। प्लीज एक सेकंड सोज साहब, हम अर्थव्यवस्था में किसी मुश्किल से नहीं गुजर रहे। नहीं सुनिए आप अंजना जी, देखिए मैं आपको ये बताऊं, आप इकोनॉमिस्ट नहीं है, ठीक है ना, आप हैं एक एंकर ना, आप हैं, मैं हूं, मैं वर्ल्ड बैंक में काम कर चुका हूं, तो मैंने तो कुछ सीखा होगा। अरे वैसे तो इस देश के प्रधानमंत्री बहुत जाने माने इकोनॉमिस्ट थे सोज साहब, वैसे तो आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री से बड़ा इकोनॉमिस्ट कौन हो सकता है। आप क्यों अंजना जी, आप क्यों ऐसी बात करती हैं जिसमें आपका काम है एंकर इस प्रोग्राम को सोज साहब आप हमें काम मत सिखाइए, सोज साहब आप हमें काम मत सिखाइए, हमारा काम है आपसे सवाल पूछना। चुप कराइए सोज साहब, हमारा काम है सवाल पूछना, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप उसका जवाब दीजिए, आप उसका जवाब दीजिए। नौकरियां, एक सेकंड सर, नौकरियां, महंगाई, 2012-2013 की आप बात करती, मैं 2013-2014 की बात करता हूँ। चलिए ठीक है, आप नौकरियां और महंगाई पर जवाब दीजिए, इसकी जवाबदेही अब मैं नौकरी और महंगाई की बात करता हूं। हाँ ठीक है, तो जो पहली बात जो महंगाई की करते हैं बात, जो हमारे बीजेपी के दोस्त थे कैप्टन अभिमन्यु, और जो ये बहुत बात करते हैं स्यूडो नेशनलिज्म की बात करते हैं, रुपया ऊपर चलेगा और डॉलर नीचे गिरेगा, उससे ये होगा हिंदुस्तान में जो ये चाहते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बात की थी, 40 रुपए डॉलर होगा, उससे ये होगा आपके एक्सपोर्ट्स खत्म हो जाएंगे, आपके इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, आपकी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग अगर कोई बुरी हालत में इस वक्त है बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी जॉब क्रिएशन की वो खत्म हो जाएगी। ये इसको कहते हैं सूडो नेशनलिज्म, और ये नहीं करेंगे अगर ये आएंगे, ये नहीं करेंगे ऐसा। क्यों? इनको पता है, एक होता है तकरीर करना, दूसरा होता है हुकूमत चलाना, तो ये बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये जो सूडो नेशनलिज्म है उससे खतरा है हिंदुस्तान को, उससे जॉब क्रिएशन नहीं हो सकती। दूसरी बात, जॉब क्रिएशन के लिए आपको इकोनॉमिक ग्रोथ की बहुत जरूरत है, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट साइकिल बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए अगर आप यूपीए का मैनिफेस्टो देखें, उसमें हमने बहुत सारी चीजें रखी हैं, जैसे 100 अर्बन क्लस्टर 100 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। उससे क्या होगा, न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, बट जो रिलेटेड सर्विसेज हैं वो बढ़ेंगी। उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का होना ये मतलब नहीं कि उससे एक कंप्लीट कर दूंगी, जल्दी से खत्म कर लें। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो होंगी, लेकिन साथ मैं थोड़ा सा खत्म कर दूं,
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है उनको, उनके लिए जो बच्चे हमारे हैं जो आ रहे हैं उनके स्किल्स भी बराबर होने चाहिए, यानी कि उनकी जो पढ़ लिख के आ रहे हैं स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है ताकि वो इन जॉब अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा पाए। वैसे चल सकती है इकोनॉमी, ये नहीं कि भाई हम 40 रुपए पे लाएंगे और हिंदुस्तान को ठप कर देंगे, ये जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है। हाँ। ये गलत बात, मैं उसके खिलाफ। ये 10 साल अभी आप लोग इंतजार कर रहे थे इस प्लानिंग के साथ। हाँ कैप्टन अभिमन्यु। अंजना जी, मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूँ कि मेरे मित्र सलमान सोज का जिस प्रकार से रवैया है, उनको अभी भी एग्जिट पोल के सारा जो आने के बाद भी ऐसा लगता है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। उनका अहंकार जो है आज भी इतना ऊंचा है कि उनको लगता है कि वर्ल्ड बैंक में काम कर लिया तो उनसे बड़ा अर्थशास्त्री कोई नहीं होगा। कौन नहीं जानता कि मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा ड्रीम टीम जो है वो हॉरर टीम बन गई है। सोच साहब, आप हमें बात करने दीजिए, आप हमें बात करने दीजिए। आपने करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट को पिछले करंट ईयर में आपने जिस प्रकार से रिडक्शन की बात बताई है, आप भूलिए मत कि आंकड़ों से पेट नहीं बढ़ता है। और केवल मात्र आप कुछ गोल्ड के इंपोर्ट को कंट्रोल करके और फर्टिलाइजर के इंपोर्ट को पोस्टपोन करके अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को एक सीमा में लाने की कोशिश करते हैं। वो आंकड़ों को तो आप सुधार सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी का पेट नहीं भर सकते और अर्थव्यवस्था को सुधार नहीं सकते हैं। जहां तक आपने कहा कि डॉलर के मुकाबले में रुपया 40 के रेट पर आ जाएगा, भाव पर आ जाएगा, तो आप भी जानते हैं कि हम करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के दौर में हैं। अपने आप कोई सरकार किसी उसको मूल्य को घटा नहीं सकती, बढ़ा नहीं सकती। ये तो देश का जो पूरा करंट अकाउंट की जो पोजीशन होगी उसके आधार पर जो है करेंसी की प्राइस तय होंगी। और अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर ताकत आएगी, स्ट्रेंथ आएगी, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है कि हमारे रुपए की कीमत जो है वो बढ़ेगी। तो ये एक बेसिकली इकोनॉमी की स्ट्रेंथ का इंडिकेटर है। कई और बुनियादी सवालों के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जरा वो सवाल आपको बता दें, वो सवाल जो आज तक पूछ रहा है। वक्त एक ब्रेक पर जाने का है, लेकिन जो सवाल हम पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी अच्छे दिन आखिर कैसे लाएंगे? और इस सवाल पर कैप्टन अभिमन्यु आपको जवाब देना होगा। क्या अच्छे दिन की बात सिर्फ चुनावी पासा था? क्या शेयर बाजार में उछाल अच्छे दिन आने का लक्षण है? उसे लक्षण के तौर पर देखा जा सकता है। क्या रुपये में मजबूती लंबे वक्त तक रह पाएगी, जो देखी जा रही है? आम जनता को महंगाई से राहत आखिर कैसे मिलेगी? क्योंकि आपने खुद कहा कैप्टन अभिमन्यु कि पैसे से या फिर आंकड़ों से सिर्फ ये आपने कहा कि पेट नहीं भरता उस गरीब का जो कतार में सबसे पीछे खड़ा होता है। आपका तरीका क्या होगा? क्योंकि यूपीए की जो गलतियां थी उसका जिक्र आप लोग बार बार करते हैं, लेकिन रास्ता क्या होगा इस पर पूछेंगे सवाल। आंकड़ों से अगर पेट नहीं भरता कैप्टन अभिमन्यु, तो फिर बाजार की उछाल से भी बहुत कुछ हासिल नहीं होता। सवाल यह है कि तरीका क्या होगा? ये जो वादे एक से एक किए जा रहे हैं कि हम तो सब कुछ पलट देंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, अब तो बस मोदी जी सत्ता में आए और सब कुछ बदल जाएगा, गरीबों की किस्मत बदल जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी। क्या तरीका होगा, क्या नीति है जिससे ये आप हासिल कर पाए? अंजना जी, जो राजनीतिक नेतृत्व किसी भी सरकार का, वो सबसे पहला काम ये करता है कि सरकार को अपनी नीति निर्देश के तहत काम करने के लिए दिशा निर्देश देता है। सरकार की नीति जो है उसमें स्पष्टता होगी, उसके अंदर संकल्प दृढ़ होंगे, तो स्वाभाविक है कि जो पॉलिसी पैरालिसिस का दौर हमने देखा है, जिसके कारण से बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स, इतनी ज्यादा पावर सेक्टर के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट, वो केवल मात्र के उसका जो कोल लिंकेज का जो पूरी पॉलिसी थी उसको बनाने की बजाय, उनको क्लियरेंसेस देने की बजाय, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस देने की बजाय, वो सारे के सारे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। अब वो केवल मात्र सरकार का एक काम था कि उन पॉलिसी डेड ब्लॉक्स को क्लियर करके, उन रोड ब्लॉक्स को क्लियर करके, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरा इन्वेस्टमेंट है उसका रिजल्ट मिले, उसका रिजल्ट इंडस्ट्री को मिले। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ किस प्रकार से आए, इसकी आवश्यकता है, और किस प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रायोरिटी से आज ज्यादा से ज्यादा उसमें उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करके, ताकि हमारी एग्रीकल्चर आउटपुट अगर बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि हमारी फूड सिक्योरिटी इंश्योर होगी, स्वाभाविक है कि उसके अंदर जो ज्यादा सप्लाई होगी हमारे फूड की, तो उसमें इन्फ्लेशन कंट्रोल आएगा। ठीक है। आपको एक और मैं छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूं जल्दी से। हाँ। कि पिछले 10 साल में रेलवे के फ्रेट में इतनी ज्यादा वृद्धि हुई है। अगर महंगाई में एक सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है, वो रहा है रेलवे फ्रेट का बेहताशा बढ़ना। तो इस प्रकार के जहां जहां पर महंगाई बढ़ने के बिंदु हमारे ध्यान में या और अर्थशास्त्री एक्सपर्ट्स के ध्यान में है, उन सबको लेकर के एक काम किया जाएगा प्रायोरिटी पर कि महंगाई को कम किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोथ किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की जाए, एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी पे और उसको बढ़ाया जाए। ठीक है देवेंद्र शर्मा जी, ऐसी बातें हमने पहले भी सुनी है, कितना यकीन होता है, कितना अचीवेबल लगता है?
ये आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि ये बातें हर बार होती हैं और इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होगा कि कितना ये डिलीवरेबल कितना है, इंप्लीमेंट कितना होता है और या हम कैसे उसको अचीव कर पाते हैं। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि स्टॉक मार्केट, जो मेरा ये मानना है कि स्टॉक मार्केट का बढ़ना कोई इकोनॉमिक रियलिटी के साथ उसका कोई लिंक नहीं होता है, तो इसको हम मान के ना चलें कि स्टॉक मार्केट बढ़ रही है तो देश की इकोनॉमिक हालत अच्छी हो रही है, सुधर रही है या होने का कोई इशारा दे रही है। स्टॉक मार्केट का अपना खेल है, अपना वो कैसीनो है, उसका अपना ऑपरेशन का तरीका है, उसको हम वहीं छोड़ दें, उसको ज्यादा हम उसको अपनी इकोनॉमी के साथ जोड़ना नहीं चाहिए हमें, वरना वही गलती हम करेंगे जो पिछली सरकार भी करती आई है। दूसरी बात यह है कि आपका सवाल है कि क्या उसमें काम करने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। मेरा मानना है कि पहली बात तो सरकार के आते ही, एक कहावत है ना कि सर मंडाते ही ओले पड़े, वो सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली सरकार को फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी कहा गया कि मौसम जो है बिलो नॉर्मल मानसून होगी, सूखा पड़ने की आशंका है, तो सरकार को महंगाई की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको सरकार को इमीडिएटली जूझना पड़ेगा आके। और मेरा यह मानना है कि अभी तक हम देखें कभी देश में पैदावार में कमी नहीं हुई है, कोई सप्लाई डिमांड कंस्ट्रेंट नहीं है, सिर्फ हमने ट्रेड पे कंट्रोल नहीं किया है, चाहे होलसेल हो रिटेल हो, उसको अगर हम। शर्मा साहब, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, यहीं से मैं चर्चा आगे लिए चलूंगी। वैसे कैप्टन अभिमन्यु जी, ये बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं आप लोग? जैसे आप लोगों ने तो नतीजों के पहले ही मान लिया है, उधर विधायकों की बैठक हो रही है कि उत्तराधिकारी कौन होगा गुजरात का, इधर दूसरी तरफ लड्डू बनाए जा रहे हैं मुंबई में, इधर तीसरी तरफ वाराणसी जाएंगे अगले दिन 17 को और विजय जुलूस निकलेगा। जल्दबाजी तो नहीं हो रही? अंजना जी, मुझे आप बताएं कि आप लोगों ने भी एग्जिट पोल दिया है, तो क्या आपको अपने एग्जिट पोल में विश्वास है कि नहीं है? और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना अंदरूनी आकलन किया है। हम भी एक गंभीर राजनीतिक दल है, हमें मालूम है कि जनमत की दिशा क्या है और जनादेश क्या आने वाला है, कम से कम इसका एहसास तो है। और सभी कार्यकर्ताओं को अधिकार है कि जब वो चुनाव के परिणाम आए और गिनती हो, तो उस गिनती में जो परिणाम अपेक्षित हैं उसके आधार पर वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। जहां तक गुजरात के विधायकों की बैठक की बात है, वह एक रूटीन मीटिंग थी और उस वहां की कैबिनेट मीटिंग भी हुई, उसके अंदर जो कृषि महोत्सव आने वाला है उसको लेकर के चर्चाएं हुई। मीडिया अपने तरीके से उनका अटकल लगाता है, अपना आकलन करता है। चलिए देवेंद्र जी की कोई बात वहां पर नहीं। देवेंद्र जी की बात पर आते हैं, क्योंकि अक्सर बातें जो की जाती हैं भाषणों में वो जमीन के धरातल पर उतरती हैं तो बिल्कुल एक टकराव होता है और डिलीवरी में बहुत दिक्कत आती है। मॉनसून कम हुए हैं, बहुत ही कंटिजेंसी प्लान लेकर आगे बढ़ना होगा। किस तरह से ये तमाम चीजें होंगी, क्योंकि देखा गया है कि बातें की जाती हैं, फील गुड का भी एक दौर इस देश ने देखा, लेकिन उसके बाद जिस तरह से बैड ही बैड फील किया वो भी सच्चाई हमने देखी है। देखिए, जो मानसून की बात हो रही है, जैसे आपने कहा है कि मानसून तो कम होगा, ये तो सब जानते हैं, लेकिन उसको कैसे टैकल करना है ये मुझे लगता है नई सरकार के पास कोई चारा नहीं है, उसको एड्रेस करना पड़ेगा। हाँ। और क्योंकि नई सरकार होगी, मुझे लगता है कि उसको क्या क्या फोकस करना चाहिए वो सरकार जाननी चाहिए। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गेहूं और धान के भंडार हैं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई इंपोर्ट हमें नहीं करना पड़ेगा। और उसको फिर किस तरीके से मिटिगेट करना है वो मुझे लगता है कोई मुश्किल काम नहीं है, सरकार उसको एड्रेस कर पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने पहले पूछा था कि फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट, देखिए हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि हम इंपोर्ट्स को बहुत अलाउ कर रहे हैं। हमने इंपोर्ट अंडर WTO और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में इंपोर्ट्स को कम किया। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको छोटा सा। हमारे पास खाद्यान्न तेल में 56,000 करोड़ रुपए का खाद्यान्न तेल का हम आयात करते हैं। कोई जरूरत नहीं थी उसको, अगर हम अपनी ड्यूटीज को बढ़ा दें, क्योंकि हमारे देश में खाद्यान्न तेल 1994 में हम आत्मनिर्भर थे लगभग, और उसके बाद हमने ड्यूटीज कम करनी शुरू की तो आयात शुरू हो गया। अब इसको किसको ब्लेम करेंगे? जब इंपोर्ट्स बढ़ा रही है सरकार खुद, तो करंट अकाउंट डेफिसिट तो बढ़ेगा। और इस तरीके से अगर आप देखें कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कहें तो 54% इंपोर्ट सिर्फ चाइना से आ रहे हैं, जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ध्वस्त कर रहे हैं, वही एक कारण है। तो हमें अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करना है और इंपोर्ट्स को रोकना है। आज तो वहां चाइना से एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ले लीजिए, मूर्तियां ले लीजिए भगवान की, गणेश जी की, अपना देश का झंडा ले लीजिए। अगर सब कुछ वहां से बन के आना है तो फिर देश का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, जो आम आदमी के हाथ के ऊपर होना चाहिए, उसकी निर्भरता पे होना चाहिए, वो कहीं हमने खो दिया है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम रिस्टोर करते हैं अपने बैलेंस को, हाँ। तो हम इकोनॉमिक पॉलिसीज को, जिसका लोग इकोनॉमिस्ट हमारे को डराते हैं, डराने की जरूरत नहीं है। आपने एक फिस्कल डेफिसिट की बात भी कही थी। हमारे देश में 5,25,000 करोड़ रुपए का फिस्कल डेफिसिट है। उसको कम करने के लिए कहा जाता है कि हमें सब्सिडीज को कम करना पड़ेगा, लेकिन कॉर्पोरेट जगत की सब्सिडी की कोई बात नहीं करता है। 5,75,000 करोड़ रुपए की इस साल हमने सब्सिडी दी है कॉर्पोरेट वर्ल्ड को। 5,075 करोड़ रुपए अगर हम उनसे वसूल लेते हैं, जो कि हमने टैक्स कंसेशन दिए हैं, तो हमारा करंट फिस्कल डेफिसिट बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो क्यों नहीं हम वो पॉलिसीज लेके आए जिससे कि देश को फायदा हो, ना कि चंद घरानों को फायदा हो। तो वो चुनावों के वक्त वही कॉर्पोरेट्स काम आते हैं ना,
चुनावों के वक्त शायद वही कॉर्पोरेट्स काम आते हैं। सो साहब, जो तमाम सवाल उठाए हैं देवेंद्र शर्मा जी ने, उसका जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात जो इन्फ्लेशन का, तो देखिए इस बार जो प्रोजेक्टेड जो मॉनसून है कम, मुझे लगता है जो कह रहे हैं वेदर डिपार्टमेंट जो है कम है, उसका मतलब ये हुआ कि उससे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जैसे देवेंद्र जी ने कहा, इन्होंने ठीक कहा, ऐसी कोई बात नहीं कि हमारे पास ये स्टोरेज के लिए नहीं है, सब चल सकता है, लेकिन एनफोर्समेंट बहुत जरूरी है। वो हर किसी स्टेट को जहां पर ये प्रोडक्शन होती है और जहां से फिर मार्केट्स में जाता है, वहां पर उनको खास ख्याल रखना पड़ेगा। ये मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाए, चाहे हमारी हुकूमत हो या चाहे बीजेपी के हो, कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट डंडा खड़ा करके स्टेट गवर्नमेंट को कुछ कह सके। स्टेट गवर्नमेंट्स को इसमें टीम वर्क के साथ चलना पड़ेगा और उनको भी अपना वो फर्ज निभाना पड़ेगा। ये पहली बात। दूसरी बात, जो बाय द वे करंट अकाउंट डेफिसिट की जो बात की, मैं आपको एक्चुअल डेटा ये बताऊं कि जो क्वार्टर था अक्टूबर टू दिसंबर, उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट 0.9% ऑफ जीडीपी था। उससे पहला वाला जो क्वार्टर था उसमें 1.2% ऑफ जीडीपी आपका करंट अकाउंट डेफिसिट था। करंट अकाउंट डेफिसिट एक्चुअली कम हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन जो ये बात कर रहे हैं इंपोर्ट को आप कम कीजिए, और वह इस आजकल की जो मॉडर्न इकोनॉमीज है, ऐसे नहीं चलता। आप किसी को, आप हमारा मुल्क जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा रेटिफिकेशन हो चुका है। हम ऐसे नहीं कि सबको इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, क्योंकि उससे ये होगा कि फिर वहां से लड़ाई होगी। वहां जो हमारे एक्सपोर्ट बाहर जाएंगे उन पे भी वैसे ही ड्यूटीज लगेगी, आपके एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएंगी। ऐसे नहीं होता है। ये तो कहने की बात है कि भाई आप इंपोर्ट को खत्म कर दो। जी ठीक है, ये तमाम नियम कानून आपने समझा दिए, आंकड़े भी अपनी तरफ से समझा दिए। कुछ बुनियादी सवाल आपसे पूछती हूँ, जो मोटे सवाल शायद खो गए, आप समझे नहीं या जवाब नहीं दे पाए। मोटा सवाल जो देवेंद्र शर्मा पूछ रहे हैं वो ये कि सर्विस सेक्टर पर एक वक्त था जब हिंदुस्तान बिल्कुल रूल कर रहा था और उस लहर पर हमारी इकोनॉमी सर्वाइव कर रही थी। बड़े ही सिलसिलेवार ढंग से हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नजरअंदाज किया गया। हम ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां पर चीन ने आकर अपने माल, सस्ते माल, खराब माल थोप दिए हमारे देश के अंदर। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस तरह से तबाह हो गया। जिस स्किल्ड लेबर की बात आप कर रहे हैं उन सब में हम पूरी तरह से नाकाम रहे। इस 10 वर्षों में जो हमने खोया है, जो हमारी ताकत बन सकती थी, जिस तरह का एक लेबर फोर्स हिंदुस्तान में है, वो सब इग्नोर हो गया। क्या ये सच नहीं है? क्या इससे एक सबक लेने की जरूरत नहीं है? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, नहीं, मुझे सारी बातें समझ आ जाती है अंजना जी, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास भी दिमाग है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वीकनेस आई, पहले आप देखेंगे, अगर आप चाइना को भी देखेंगे, चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था पिछले 3-4 साल से वहां भी स्लंप आ चुका है। और हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी क्या है? जो चाइनीज लेबर है वो हिंदुस्तान के मुकाबले में काफी महंगा हो चुका है। यहां से जो हमारा रुपये में जो डॉलर के मुकाबले में कमी हुई है, उससे ये है कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाएं। एक नई नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बन चुकी है। अब इन्वेस्टमेंट दो तरह की मैन्युफैक्चरिंग में ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो होता है जो आप रेगुलर इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसमें काफी सारा हैवी इंडस्ट्रीज वो, लेकिन दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसको हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए वो है जिसमें सेमी स्किल्ड या लो स्किल्ड लेबर काम कर सकती है, जिसमें काफी ज्यादा लोग नौकरी कर सकते हैं। जैसे लेदर शूज है या हैंडबैग्स है, वैसी चीजें जो पिछले 2 साल में तकरीबन 1.5 करोड़ लोग सिर्फ उस सेक्टर में आए हैं, जॉब्स। इसीलिए हमें दोनों पे ख्याल रखना पड़ेगा, दोनों पे ख्याल रखना पड़ेगा। और जो भी हुकूमत आए, हमारी आए, बीजेपी वाली आए, एक हमको वो सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें सेमी स्किल्ड और लो स्किल्ड लोग एम्प्लॉय किए जा सकते हैं, उनको नेग्लेक्ट नहीं करना है। वो हो सकता है इस बार। अब प्लेटफॉर्म बन चुका है, जो ग्लोबल जो सिनेरियो बन रहा है, चाइना कमजोर हो रहा है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमको उसको थाम लेना चाहिए। जी अभिमन्यु साहब। जी, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। एक तो देवेंद्र शर्मा जी ने जो विषय उठाया था कि स्टॉक मार्केट की या रुपए की तेजी जो है उसका इकोनॉमिक हेल्थ का वो इंडिकेटर नहीं होता, लेकिन वह स्टेट की इकोनॉमी के बारे में परसेप्शन का बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। दूसरा कि मॉनसून खराब होती है या तो किस प्रकार से देश की इकोनॉमी को हम मैनेज करेंगे, यह सारे विषय कि क्या आगे होने वाला है, ये सरकार के एंटिसिपेशन पर निर्भर करता है। अगर आपको ध्यान हो, पिछले सरकार के कार्यकाल में गेहूं का एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था कि हमारे जो एंटिसिपेशन थी वो सरकार के सर्वेज और आंकड़े बता रहे थे कि हमको गेहूं के इंपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी और भारत में कमी आएगी और विदेशों में सस्ती गेहूं थी, लेकिन हमने 3 सप्ताह का निर्णय को टाला। उसका परिणाम यह निकला कि हमको महंगी गेहूं
लगभग 300 और 400 डॉलर प्रति जो है मीट्रिक टन हमको महंगी गेहूं इंपोर्ट करनी पड़ी, केवल मात्र एंटीसिपेशन के बाद भी निर्णय को देरी करना। मैं जो सलमान सोज साहब ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में कहा, वो डॉलर के प्राइसेस को लेकर के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेट करते हैं चाइना से कंपेयर करते हुए। अरे हमारे अपने देश में डोमेस्टिक कंजम्पशन इतनी बड़ी है कि उसकी पूर्ति करने के लिए हमको चाइना से आज माल मंगाना पड़ रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो बुनियादी आवश्यकता है, वो सबसे पहली आवश्यकता है कि पावर सस्ती मिले। हमारे यहां पावर इतनी महंगी है, कैपिटल सस्ती मिले, लैंड सस्ती मिले, तीनों चीजें आज हमने महंगी कर दी हैं। और उसके अलावा जो आवश्यकता है वो है स्किल्ड मैन पावर की। हमारी मैन पावर की स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल के नाते इन्होंने जो सपने दिखाए थे, कोई हमारे यहां स्किल्स की डेवलपमेंट नहीं हुई, तो पूरा स्किल्स मिसमैच आज देखने को मिल रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ कैसे करेगा? ठीक है, सोज साहब इस पर एक जवाब देना चाह रहे हैं। सोज साहब एक जवाब देना चाह रहे हैं, फिर मैं देवेंद्र जी के पास जाऊंगी। जी सोज साहब। हाँ देखिए कैप्टन साहब, ये तकरीर का टाइम नहीं है। ठंडे दिमाग से हमें हिंदुस्तान के लोगों की मदद करनी है। आपका जो मॉडल है, जो गुजरात में भी एम्प्लॉय हुआ, अगर वो हमने हिंदुस्तान में लाया तो गरीबों का यहां पर बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप कहते हैं लैंड को हमने महंगा किया, आप शायद इस बात की बात करें, वो जो लैंड रिफॉर्म की हमने बिल पास करवाया जिसमें आपकी पार्टी भी शामिल थी, उसमें यह हुआ कि जो भी इंडस्ट्रीज आती थी, गरीबों के लैंड लेके कम दामों में उनको दिया और उनको लपेट दिया और यहां से अपनी जमीन निकाल ली और अपने पैसे बना लिए। गरीबों का बेड़ा गर्क वो आगे हिंदुस्तान में नहीं होगा, और वो हमने आपकी पार्टी की मदद से लाया है। तो अब ये नहीं आप कह सकते कि भाई हमारे पास जो लैंड रिफॉर्म बिल है वो गलत है। आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आपने सपोर्ट किया उस बिल को कि नहीं? ये नहीं कहा। आप गरीबों का खून चूसेंगे क्या? अपने मुख्यमंत्री, आप एक बार सुनिए, आप दूसरे की बात सुनिए। आपके अपने मुख्यमंत्री हरियाणा की सरकार के बार बार ये दम भरते हैं कि मैंने जमीनों की कीमतों को बढ़ा दिया है और जमीनों की कीमत मेरे शासनकाल में इतनी हो गई है, उसका दुष्परिणाम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर कितना जाकर के हुआ है, उसको आज हम सब भुगत रहे हैं। तो लैंड रिफॉर्म्स बिल और उसकी तो आवश्यकता थी, आपने 10वें साल में जाकर के किया है, अभी तक वो लागू नहीं हो पाया है। आपको मालूम है कि आपका नया लैंड एक्विजिशन एक्ट अभी तक पूरी तरह से फोर्स में नहीं आया है। 6 साल आपकी भी हुकूमत थी, 100 साल का लॉ आपने क्यों नहीं पास करा है? देखिए अंजना जी, आपके प्रशासन था, अंजना जी कारण ही जनता ने आपको हटाने का निर्णय किया है। मेरी तरफ से समझ जाइए, अब तो सोच लीजिए। अरे छोड़िए हिंदुस्तान के लोगों के एक एक करके, अरे ऐसी बात मत कीजिए। मैं चाहती हूँ कि मैं देवेंद्र जी के पास ठीक है। हाँ ठीक है, मैं लौटूंगी इस पे, मैं इस पे लौटूंगी देवेंद्र शर्मा जी, क्योंकि जब नेता ऐसे मुद्दों पर बोलते हैं तो अक्सर बहुत ही रेटरिक में वो चले जाते हैं। मैं आपसे बहुत सीधा सवाल कर रही हूँ, क्योंकि पिछले दिनों नेताओं से, उनकी नीतियों से भरोसा लोगों का उठा है। तो ऐसे में ये जो टॉफी मॉडल जिसका जिक्र राहुल गांधी करते हैं, या फिर तमाम नेता कहते हैं कि कॉर्पोरेट को बहुत फायदा नरेंद्र मोदी ने पहुंचा दिया, या फिर वही आरोप कांग्रेस पार्टी पर भी लगता है, उनके नेता दिखते हैं कभी अडानी के साथ, अंबानी के साथ, ये कैसे हैंडल होगा? ये क्या एक परेशानी का, चिंता का सबब हमेशा रहेगा? ये जो जमीन को लेकर जो एक पूरी लड़ाई हिंदुस्तान के अंदर चल रही है, जिस लैंड एक्विजिशन एक्ट की बात हो रही है, वो कैसे सामना होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरीके से लैंड डाइवर्शन हो रहा है या लैंड एक्विजिशन हो रही है भारत में, ये एक्चुअली इसको समझने की जरूरत है कि 1996 में वर्ल्ड बैंक ने खुद कहा था कि भारत में 2015 तक जो लोग गांव से शहरों की तरफ प्लान करेंगे, उनकी जनसंख्या इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की जनसंख्या से दुगनी होगी। उनकी जनसंख्या 20 करोड़ है 3 देशों की, और हमारे देश में ये उन्होंने पहले बता दिया था 1996 में कि 40 करोड़ लोग जो है वो गांव से शहरों की तरफ प्लान करेंगे। तो ये वर्ल्ड बैंक की वार्निंग थी। उन्होंने 2008 की वर्ल्ड डेवलपमेंट में रिपोर्ट में कहा कि आपने तो ये किया नहीं है, इसको जल्दी करिए। तो लैंड एक्विजिशन करिए, लैंड रेंटल्स को लाइए, लोग जो खेती से बाहर निकाले जा रहे हैं उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सिखाइए कि आपको इंडस्ट्रियल वर्कर कैसा बनना है। तो ये वर्ल्ड बैंक की अप्रोच मुझे लगता है कि अगर हम वही फॉलो करेंगे तो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस और भयंकर होगा आने वाले दिनों में, और एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमें उसको दोबारा रीलुक एक अच्छा सोचना पड़ेगा कि क्या ये नीति हमारे लिए ठीक है। अब अगर चाइना की बात भी करें, चाइना का एक डाटा मैं आपको देता हूं जो बहुत ही शॉकिंग है। हमारे देश में पिछले 17 साल में 2,80,000 किसानों ने आत्महत्या की है। चाइना में हर साल
हर साल 2,80,000 किसान आत्महत्या करते हैं, जिसमें से 80% जो किसान हैं वो जमीन के इश्यू से जुड़े हुए हैं, जो उसके क्राइसिस के करके वो आत्महत्या करते हैं। यानी वो लैंड एक्विजिशन वहां भी इतना भयंकर इश्यू है कि साल में तकरीबन 2 लाख किसान जो हैं वो सिर्फ जमीन के इश्यू के करके ही वहां पर क्राइसिस इतना भयंकर है कि उनको आत्महत्या करनी पड़ती है। मेरा मतलब कहने का ये कि हमें सोचना पड़ेगा कि क्या ये पॉलिसी हमारे देश के हित में है या इसको दोबारा एक रीडिजाइन या रीथिंकिंग करनी पड़ेगी, जैसा कि आपने पहले कहा है, और उसमें क्या बदलाव हो सकते हैं जहां कॉर्पोरेट्स को भी फायदा हो। मैं ये नहीं कहता कि इंडस्ट्री ना आए, लेकिन इंडस्ट्री शुड नॉट बी एट द कॉस्ट एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर को आप डिस्प्लेस करें, उसका जवाब आपको देश में इंडस्ट्री से नहीं मिल सकता। इसलिए हमें दोनों का बैलेंस रखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ऐसी नीति लानी पड़ेगी जहां पर एग्रीकल्चर भी संपन्न हो, एग्रीकल्चर भी फले फूले और इंडस्ट्री भी फले फूले। तो इसका मिश्रण हमें करना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं इन पॉलिटिक्स के दोनों की नोक झोंक को हटके हमें सोचना पड़ेगा कैसे लाएं। एक बात और अंजना, जाने से पहले मैं कहूंगा कि तो ये कहा जाता है कि ग्रोथ के साथ जॉब्स क्रिएट होते हैं। 2005 और 2009 में हमारे देश में 8.5 से लेकर 9.3% तक की ग्रोथ थी। प्लानिंग कमीशन कहता है कि उस टाइम पे 140 लाख जॉब्स एग्रीकल्चर से बाहर गए और ये जॉब्स जाने चाहिए थे मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में 53 लाख लोग जो है वो जॉबलेस हुए। तो अगर 9% ग्रोथ पे भी जॉब लॉस होता है 140 लाख का एग्रीकल्चर में और 53 लाख का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो हम ग्रोथ से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जॉब्स क्रिएशन की जाए? हमें पहले जॉब्स क्रिएट करने चाहिए, ग्रोथ ऑटोमेटिकली होती है। ये हमारा सोचना है। आपकी बात को अगर हम ठीक समझे हैं तो अगर किसानों के आंसुओं पर अर्थव्यवस्था को चमकाने की कोशिश होगी तो वो चमक नकली साबित होगी। एक देश के रूप में हमने हासिल क्या किया है और कहां कहां पर बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं, उनसे सबक ना लिए बगैर आगे बढ़ जाने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। कैप्टन अभिमन्यु न सिर्फ कृषि क्षेत्र में जो तमाम दिक्कतों का जिक्र कर रहे हैं देवेंद्र जी, बल्कि उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऐसे बड़े बड़े कई सारे सेगमेंट्स हैं जिनकी अपेक्षा करके हमने आगे कदम बढ़ाने की कोशिश की है। ये सब कैसे हैंडल होगा? मैं क्षमा चाहूंगा कि देवेंद्र शर्मा जी ने जिस प्रकार से सारा विषय रखा था, मैं उस पूरी बात से सहमत हूं और कृषि क्षेत्र के सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमने देने का निर्णय किया और अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है। और आपको ध्यान होगा कि पिछले 5-7 साल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, उनकी जो कृषि की विकास दर है, चाहे गुजरात है, मध्य प्रदेश है और कर्नाटक में भी हमारा शासन था और छत्तीसगढ़ है, उनकी सबकी कृषि विकास दर 10% से ज्यादा रही है सालाना लगातार पिछले 10 साल, जबकि जो राष्ट्रीय जो विकास दर रही है वो लगभग 3% के आसपास रही है। गुजरात और मध्य प्रदेश तो 16% तक की कृषि विकास दर को छू करके आए हैं। उसके अंदर जो बुनियादी जो कदम उठाए थे वो सिंचाई की व्यवस्था, मोर क्रॉप पर ड्रॉप की नीति को लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में कृषि का विकास किया है। तो इसी प्रकार से कृषि में जो ढांचागत निवेश है उसको करने की आवश्यकता है, कृषि में और ज्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है और हमारा जो पूरा यील्ड है उस यील्ड में स्कोप है आज कम से कम 2-2.5 गुना हमारा प्रति हेक्टेयर जो है यील्ड को इंप्रूव करके विश्व स्तरीय लेकर के आना, बनाना। तो यह सभी प्रायोरिटीज हैं जिसको लेकर के देश की नदियों को जोड़ने की योजना की बात हम कर रहे हैं और तमाम रिसर्च को नीचे तक किस प्रकार से परकोलेट किया जाए, अंतिम कृषि कृषक और मजदूर उसको लाभ उसका मिले, यह पूरी एक नीति बनाने की आवश्यकता है जिसको लेकर के हम दृढ़ संकल्पित हैं। बिल्कुल, मन तो करता है बाशब्द आपको यकीन कर ले, लेकिन जो परिस्थितियां रही हैं थोड़ा मुश्किल दिखता है, लेकिन चलिए इंतजार करना होगा, इंतजार करना होगा। सोच साहब आपका जवाब देवेंद्र जी की बातों पर। देवेंद्र जी की भी पहले मैं थोड़ा कैप्टन साहब को बताऊं कि जो रिपोर्ट है प्लानिंग कमीशन की उसके मुताबिक गुजरात की एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट 4% है पिछले साल में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 7.6%, राजस्थान 7.4%। कांग्रेस शासित राज्य की बता दीजिए टीवी पे नहीं, हाँ मैं वही, राजस्थान तो हमारा ही था, राजस्थान तो आपका अभी नया पिछले 10 वर्षों का बता दीजिए। देखिए आप मुझे मैं आपको वो भी बताता हूं, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि देखिए टीवी पे हमें बहुत सोच समझ के स्टेटिस्टिक्स यूज करने। कल आपका कोई मुझे कह रहा था, कोई स्पोक्स पर्सन, कि भाई इजिप्ट में टूरिज्म बहुत ज्यादा है तो वहां पर 95% इकोनॉमी टूरिज्म डिपेंडेंट है, हालांकि वो सिर्फ 3% है। तो मेरे साथ आप प्लीज ऐसे डिबेट में न करें जिसपे आप स्टेटिस्टिक्स ऐसे इस्तेमाल करें सलमान साहब इमीडिएटली वापस सलमान साहब ये इंटरनेट है हमारे पास। सलमान साहब राष्ट्रीय कृषि दर क्या है इस वक्त? सोच साहब हाँ सुनिए बात, 3.6% एनुअल ग्रोथ, और बाय द वे एनडीए के टाइम में 2.2%, 3.6%। दूसरी बात, जो लैंड एक्विजिशन जो एक्ट था जिसमें बीजेपी ने भी हमारी मदद की, मैं आपसे कहता हूं 100 साल पुराना हमारे पास लॉ था, 100 साल पुराना,
जब एनडीए की हुकूमत थी इन्होंने क्यों नहीं पास किया लॉ ये लैंड रिफॉर्म का? ये क्यों नहीं ये सोचते कि जो इंडस्ट्रीज अगर खड़ी करनी है एग्रीकल्चरल लैंड पे अगर आपको खड़ी करनी है, जो लैंड है, लैंड का कॉस्ट ओवरऑल प्रोजेक्ट साइज में बहुत कम होता है, बहुत कम। आपने तो आप गरीबों आपने को जो तंग मत गुजरात का कीजिए। आपने जो गुजरात का, सर एक सेकंड सर, प्लीज सर एक सेकंड, क्योंकि आप भी आंकड़े एक के बाद एक बताए जा रहे हैं। गुजरात का जो कृषि दर आपने बताया, कितना बताया? मैंने गुजरात का आपको बताया 4%, क्लोज टू द नेशनल एवरेज। तो ये 11% जो बता रहे हैं, जो 11% गुजरात की तरफ से ये दिया गया है, वो गलत है। देखिए, स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, देखिए या तो आप मानिए कि हिंदुस्तान की सरकार जो है टोटल आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे, नहीं तो आपको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का तो मानना पड़ेगा। उसमें आपके स्टेट को अच्छा भी दिखाया है, मध्य प्रदेश को दिखाया अच्छा है 7.6%, छत्तीसगढ़ भी अच्छा दिखाया है, गुजरात 4% दिखाया, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 7.6%। मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं, अगर आपको नहीं मानना है वो अलग बात है, लेकिन मैं तो आपको वही बोल सकता हूं जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। बहरहाल ये सरकार की रिपोर्ट है, लेकिन कई ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं जो 10% से ऊपर बता रही है गुजरात की। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच यही उलझन है कि आंकड़े एक तरफ और आदमी की सच्चाई एक तरफ। थाली में खाना नहीं मिल रहा। इस देश के 70 से 80% लोग 20 रुपए प्रतिदिन से कम में गुजारा कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम सवाल, ये तमाम जो परेशानियां हैं वो दरकिनार हो जाती हैं, क्योंकि आंकड़े चमकाकर इस देश में राजनीति की जाती है। आप देखते रहिए आज तक।